Hello friends, so hope all of you are doing well. In today's session, we are going to discuss one of the most important literary work by T.S. Eliot, The Wasteland. Basically, The Wasteland is a poem by T.S. Eliot widely regarded as one of the most important poems of 20th century and a central work of modernist poetry. It was published in 1922. The 434-line poem first appeared in the UK in the October issue of Eliot's The Criterion. ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों द पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डू द एंटायर एनालिसिस एंड लाइन बाय लाइन डिस्कशन ऑफ दिस फर्स्ट सेक्शन। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसके बाद इसी टाइटल का और 4 वीडियो निकलेगा जिसमें हम लोग रिमेनिंग 4 सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स मूव ऑन टू द मेन प्लॉट। दोस्तों इस पोएम को पब्लिश किया था 1922 को, और इसी बात से हम लोग को ये समझ जाना है कि ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पोस्ट वॉर ट्रॉमा से, जहाँ पे टी.एस. एलियट ने बहुत ही ज़्यादा रॉ इमोशन, डिसइल्यूशनमेंट और डिस्पेयर को पोर्ट्रे किया है। तो जो पोएम का पहला लाइन है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, इन इटसेल्फ इट्स अ बिग आयरनी एक्चुअली, क्योंकि ये सेम लाइन आपको मिलेगा कैंटरबरी टेल्स में भी। तो यहाँ पे एक्चुअली अप्रैल को ऐसा दर्शाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर महीना है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि ब्रीडिंग लाइलेक्स आउट ऑफ डेड मैन मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर स्टीरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। दोस्तों ब्रीडिंग का मतलब होता है द मैटिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, और यहाँ पे जो लाइलेक्स के बारे में बताया गया है बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट है, और सिरिंजा वल्गैरिस बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम है और कॉमनली इसको लाइलेक बोलते हैं, और ये ज़्यादातर रॉकी हिल्स में होता है। इसका जो प्लांटेशन वो भी रॉकी हिल्स में ही होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल मंथ चल रहा है, अप्रैल का महीना है, और यहाँ पे दिखाया गया जो लाइलेक्स फूल हैं वो जिस जगह में फूल रहे हैं वो बेसिकली एक डेड लैंड है। तो डेड लैंड का रेफरेंस यहाँ पे वेस्टलैंड से किया गया है। तो वेस्टलैंड का रेफरेंस यहाँ पे हमको काफ़ी सारे लाइन्स में मिलेगा। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो मेमोरीज हैं एंड डिज़ायर्स है उसका सब जो मिक्सिंग है वो हो रहा है, और बेसिकली यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि पहले का टाइम जो इतना अच्छा था वो अभी नहीं रहा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड चल रहा था यहाँ पे, और पोस्ट वॉर का पीरियड चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा और डिस्पेयर हम लोग को दिखने को मिलेगा यहाँ पे। डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे रेन तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अप्रैल का महीना जो होता है वो अपने साथ स्प्रिंग लेके आता है। लेकिन यहाँ पे आयरनी इस बात का है कि जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं एलियट, उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि इवन दो द मंथ ब्रिंग्स रेन, लेकिन वहाँ पे जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डल हैं, बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं। विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो फीडिंग ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि विंटर का महीना अपने साथ वार्मथ लेके आ रहा है। बेसिकली एक्चुअली रियलिटी में आप अगर देखोगे तो विंटर इज एक्चुअली रिप्रेजेंट लॉट ऑफ नमनेस एंड इमोशंस, एंड बहुत ही ज़्यादा एक टफ टाइम होता है यूरोपियंस के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विंटर में एक खास बात ये भी होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, और ये जो डेडलैंड है वो ढक जाता है। तो ऑथर यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल के कंपैरिजन में विंटर का जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा वार्मथ लेके आ रहा है, क्योंकि ये डेडलैंड जो है वो दिखता नहीं है और वो ढक जाता है एक फॉरगेटफुल स्नो के साथ। फीडिंग लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, यहाँ पे ये बताया गया कि विंटर में जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली इन्वोक होता है और बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। तो उसी तरह से ये बताया गया कि अप्रैल के महीने में जबकि बहुत ज़्यादा बारिश आता था, लेकिन वहाँ पे डेड लैंड में जो फूल है वो खिलते थे, लेकिन यहाँ पे विंटर में क्या है, थोड़ा थोड़ा करके लाइफ ग्रो कर रहा है। समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्ट्रैनबर्गर सी विद अ शावर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनीड एंड वेंट ऑन इन द सनलाइट इनटू द हॉफ गार्डन एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर। गाइस यहाँ पे एलियट जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम हिज वेग इन्वोकेशन ऑफ टाइम एंड नेचर टू व्हाट सीम्स टू बी मोर स्पेसिफिक मेमोरीज। A rain shower by Starnberger Sea, a lake outside Munich, coffee in that city's Hofgarten। यहाँ पे Starnberger Sea का जो रेफरेंस दिया गया है वो बेसिकली जर्मनी में एक लेक है, उसको बोला जाता है लेक स्टैनबर्ग। वो बेसिकली जर्मनी का 5th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ठीक है। कॉलोनेट के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, कॉलोनेट में जो क्लासिकल लिटरेचर है वहाँ पे कॉलोनेट को बताया गया है एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स, और हॉफ गार्डन इन जर्मन है द कोर्ट गार्डन। दोस्तों हम लोग को ये बात समझ जाना है कि यहाँ पे जो जर्मन
इन्फ्लुएंस है या इंटरप्रिटेशन है बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हम लोग को बहुत सारे लाइन्स ये भी मिलेंगे पूरा टोटली जर्मन में मिलने वाले हैं आगे जाके। दोस्तों अगला जो लाइन है वो जर्मन में है, एंड बेयर विथ मी इफ़ आई डू एनी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हियर। बिनगार काइन रसीन स्टेम आउस लोथेनियन आइस द्यूस्ताच। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम लोग इसको इंग्लिश पे कन्वर्ट कर दें, आई एम नॉट ए रशियन, आई कम फ्रॉम लिथुनिया रियली। बेसिकली दोस्तों लिथुनिया जो है वो एक कंट्री है यूरोप में, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो स्पीकर हैं, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रशियन नहीं है और वो लिथुनिया से आए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग को आगे जाके पता चलेगा जो ये लाइन है, जो रीडर है उन्होंने, जो स्पीकर है वो है, उनका नाम है मैरी। दोस्तों अगला जो 5 लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव और एक बहुत मेमोरेबल मेमोरी है जो स्पीकर है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग आर्क ड्यूक के घर में रहा करते थे। माई कजिन्स ही टुक मी आउट ऑन ए स्लेड। मेरा जो कजिन था वो मुझे स्लेड की सवारी में ले जाया करता था। दोस्तों स्लेड एक ऐसा लैंड व्हीकल है दैट स्लाइड्स अक्रॉस आइस और स्नो। आपको यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये व्हीकल देखने को मिल जाएगा। एंड आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही सेड मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट। तो कौन डरा हुआ था? मैरी जो है वो बहुत डरी हुई थी, और उसका जो कजिन था वो बोल रहा था कि किसी चीज़ को ठीक कस के आप पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि जो लैंड व्हीकल होता है वो बेसिकली कैसे जाता है, क्योंकि आइस में फ्रिक्शन कम होता है तो उसके लिए कोई मोटर इंजन नहीं चाहिए होता है, वो ऐसे ही स्लाइड करके जाता है। इसलिए वो अपने कजिन मैरी को बोल रहा होता है कि आप किसी चीज़ को कस के पकड़ लो और हम लोग नीचे जाने वाले हैं। एंड डाउन वी वेंट इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री। दोस्तों ये एक बहुत ही स्वीट मेमोरी है जो यहाँ पे जो स्पीकर है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बचपन की यादें रिफ्रेश कर रहे हैं कि कैसे वो बचपन में अपने कजिन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया करते थे। So the last line of the stanza all of a sudden shifts in the emotion and voice। यहाँ पे जो स्पीकर है वो पिछले लाइंस में अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे थे और सोच रहे थे कैसे अपने कजिन के साथ वो बहुत कुछ किया करते थे, और यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन वो प्रेजेंट में आके ये बोलते हैं कि आई रीड, अभी मैं पढ़ती हूँ, मच ऑफ द नाइट, रात के ज़्यादातर टाइम में पढ़ती हूँ, एंड गो साउथ इन विंटर, और विंटर के टाइम में क्या होता है वो साउथ की तरफ निकल जाती हैं। दोस्तों सेकंड स्टैंजा का शुरुआत एक क्वेश्चन से होता है जहाँ पे ये बोला गया है व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। तो वापस जो यहाँ पे पॉइंट हैं इलियट वो वापस आ जाते हैं वेस्टलैंड डेडलैंड की तरफ रेफरेंस में, और यहाँ पे वो पूछने की कोशिश करते हैं कि ऐसे डेडलैंड में कौन सा पौधा ठीक से उग सकता है या कौन सा पौधा अपने आप लाइफ को समेट सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टोनी होता है सरफेस, तो वहाँ पे कोई भी लाइफ सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन के बाद इमीडिएटली वो बोलते हैं सन ऑफ मैन। दोस्तों ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है फॉर जीसस क्राइस्ट जो कि इजेकियल 2.1 में मेंशन्ड है। You cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats, and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water। दोस्तों यहाँ पे पोएट इलियट जो है वो पोस्ट वॉर और इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आप बता नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि ये अभी रियलिटी है। तो इनडायरेक्टली उन्हीं सब चीज़ों का रेफरेंस किया गया है कि जो हिप ऑफ ब्रोकन इमेजेस यहाँ पे बताया गया है कि टूटे हुए तस्वीरों का एक गुच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। बेसिकली हम लोग जो पेड़ के सामने जब हम लोग जाते हैं या पेड़ के नीचे जब जाते हैं हम लोग को शेल्टर मिलता है, हम लोग को थोड़ा सुकून या राहत मिलता है। तो यहाँ ऐसा डेडलैंड है, ऐसा वेस्टलैंड है जहाँ पे पेड़ भी आपको कोई भी शेल्टर नहीं दे सकता। क्रिकेट नो रिलीफ। क्रिकेट बेसिकली एक पक्षी है जिसका आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे क्रिकेट भी आपका, क्रिकेट का जो आवाज़ है, जो गाना है, वो भी आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकता। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। यहाँ पे ऐसा है कि जो पानी है उसका भी कोई मधुर आवाज़ नहीं मिल रहा। ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक। दोस्तों ये जो रेड रॉक का रेफरेंस किया गया है ये बेसिकली बताया गया है कि रिलीजन के साथ इसको टैली किया गया है, और ये रेड रॉक डेजर्ट्स में पाया जाता है। बेसिकली इट्स अ क्लस्टर ऑफ स्टोन्स जिसके नीचे थोड़ा बहुत छाया मिल जाता है डेजर्ट्स में। ब्रैकेट में ये बताया गया है कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, कि आप रिलीजन के छत्र छाया में आ जाइए। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर।
मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो दोनों चीज से अलग होगा। योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, आपका जो छाया है, जब आप सुबह उठते हो दोस्तों, आपका छाया जो पीछे की तरफ होता है। तो ये रेफरेंस किया गया है पास्ट को लेके। योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बताया गया है। और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, यहाँ पे जो होता है कि शाम के वक्त हमारा जो छाया है वो आगे की तरफ आ जाता है, एंड दैट इज रेफरिंग टू योर फ्यूचर। आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट, यहाँ पे हैंडफुल ऑफ डस्ट का रेफरेंस किया गया है डेथ के साथ। दोस्तों अगला जो 4 लाइन है वो बेसिकली जर्मन में है, और यहाँ पे सडनली इलियट स्विचेस टू जर्मन कोटिंग डायरेक्टली फ्रॉम वैगनर्स ट्रिस्टन एंड आइसोलेट। ये जो पैसेज है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। इसका मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसा निकल के आता है, फ्रेश ब्लोज द विंड टू द होमलैंड माई आयरिश चाइल्ड वेयर डू यू वेट। दोस्तों ये स्टोरी है ट्रिस्टन और आइसोलेट के बारे में। ट्रिस्टन जो है वो इंग्लैंड के हैं और आइसोलेट जो है वो आयरलैंड की है। इन वैगनर्स ओपेरा आइसोलेट ऑन हर वे टू आयरलैंड ओवरहियर्स ए सिंगर सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो ये बेसिकली ये जो 4 लाइन है वो एक गाना है जो एक सेलर गा रहा था, विच ब्रिंग्स विथ इट रुमिनेशंस ऑफ लव प्रॉमिस्ड एंड ऑफ ए फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज। You gave me hyacinths first a year ago, they called me the hyacinth girl। दोस्तों यहाँ जो स्पीकर है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे हायसिंथ 1 साल पहले दिया था। बेसिकली हायसिंथ जो है एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और उसी के चलते लोग मुझे हायसिंथ गर्ल बुलाने लगे। Yet when we came back late from the hyacinth garden, your arms full and your hairs wet, I could not speak and my eyes failed, I was neither। दोस्तों यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है इमोशंस में। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम वहाँ से वापस आए थे, हायसिंथ गार्डन से जब हम लोग वापस आए थे, तो तुम्हारे बाहें भरे हुए थे और तुम्हारे बाल भीगे हुए थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और मेरे जो आँख थे वो कुछ देख नहीं पा रहा था। लिविंग नॉट डेड एंड आई न्यू नथिंग, ना तो मैं ठीक से जी पा रही थी और ना ही मैं मर पा रही थी और ना ही मुझे कुछ पता था। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, जब मैंने अपने दिल में झांक के देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा देखने को मिला। अगला जो लाइन है दोस्तों वो फिर से जर्मन में है, उसका मतलब है डल एंड एम्प्टी द सी। दोस्तों अगले स्टैंजा में इलियट स्विच कर जाते हैं प्रोसेक मोड में, और यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं मैडम सोसोस्ट्रेस को। बेसिकली मैडम सोसोस्ट्रेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्लैरवोयेंट होती है। Clairvoyant is basically a person who claims to have a supernatural ability to perceive events in the future. Basically a person who is a fortune teller. Madame Sosostris, famous clairvoyant, had a bad cold. Nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. यहाँ पे जो मैडम सोसोस्ट्रिस है उनको ठंड लगी हुई है, और यहाँ पे एक बेसिक आयरनी दिखाया गया है कि इवन दो शी इज़ ए फॉर्च्यून टेलर, वो खुद का जो बीमारी है वो ठीक नहीं कर पा रही है, इवन दो शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप। और उन्होंने ये जो टाइटल है वो इसलिए गेन किया है क्योंकि वो कार्ड्स को देख के किसी का भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। Here said she is your card, the drowned Phoenician sailor। तो दोस्तों मैडम सोसोस्ट्रिस जो होती है, जो पहला कार्ड वो ड्रॉ करती हैं, वो एक ड्राउंड फिनोशियन सेलर का होता है। एंड फिनोशियन इज बेसिकली ए मेंबर ऑफ सेमेटिक पीपल इनहैबिटिंग फिनोशिया, जो अभी मॉडर्न लेबनन में है। अगला जो लाइन है वो एक शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है टेम्पटेस्ट, वहाँ से लिया गया है। दोज आर पर्ल्स दैट वेर हिज आइज, उसके आंखें जो हैं वो मोतियों की तरह हैं, देखो ज़रा उनको, ठीक है। Here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations। Belladonna जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, और अगला कार्ड जो मैडम सोसोस्ट्रस निकालती है वो बेलाडोना का होता है। यहाँ पे द वर्ड सजेस्ट मेडोना, द वर्जिन मैरी। Here is the man with 3 staffs, and here the will, and here is the one-eyed merchant, and this card which is blank is something he carries on his back, which I am forbidden to see, I do not find the hanged man। दोस्तों ड्राउंड फिनोशियन सेलर के बाद वो कुछ और कार्ड्स निकालती हैं, और उसके बाद जो वो कार्ड निकालती हैं वो बेलाडोना का होता है। यहाँ पे बेलाडोना का रेफरेंस वर्जिन मैरी से किया गया है। और अगला जो कार्ड वो निकालती है वो मैन विथ 3 स्टाफ्स हैं,
एंड अगला जो होता है वो व्हील का होता है, उसके बाद वन आइड मर्चेंट, और जो आखिर का कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है और उसको देखने का इजाज़त मैडम सोसोस्ट्रेस को नहीं होता। और वो जो हैंग्ड मैन का कार्ड है वो खोज के नहीं पाती है। यहाँ पे हैंग्ड मैन का रेफरेंस फिर से जीसस क्राइस्ट को किया गया है। फियर डेथ बाय वाटर, तो वो जो जिसके लिए कार्ड्स निकाल रही थी मैडम सोसोस्ट्रेस, वो उनके लिए प्रेडिक्ट करती हैं कि आप अपनी जो मौत है वो पानी से होने के चांसेस ज़्यादा है, तो पानी से आप बच के रहो। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड इन ए रिंग। अब वो मैडम सोसोस्ट्रेस वहाँ पे नहीं रुकी और आगे भी कुछ बोल रही हैं। वो कुछ ऐसे लोगों को देख रही हैं जो एक रिंग में चलते जा रहे हैं। तो इसका रेफरेंस यहाँ है कि जो लोग हैं वो बेसिकली एक मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं और एक जैसे लाइफ जी रहे हैं, इसलिए वो एक रिंग में चल रहे हैं। थैंक यू। इफ़ यू सी डियर मिसेस इक्विटोन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी केयरफुल दिस डेज। Her meeting with the narrator concludes with a hasty bit of business. She asks him to tell Mrs. Wickitone if he sees her that Sosostris will bring the horoscope herself. The final stanza of this section of the wasteland begins with the image of an unreal city. Unreal city, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge. So many, I had not thought death had undone so many. Shies, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. तो यहाँ पे अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर डॉन का मतलब ये निकल के आता है दोस्तों कि विंटर का महीना चल रहा है लंदन में। और अगला जो लाइन है, क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज सो मैनी, वहाँ पे द फेमस ब्रिज ऑफ लंदन, लंदन ब्रिज के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग क्राउड बना के चल रहे हैं। आई हैड नॉट थॉट दैट हैड अनडन सो मैनी, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोल के रखा हुआ है कि ये जो अनरियल है, अनरियल सिटी के बारे में, मतलब इसमें रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। Shy, short and infrequent were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. जो सब लोग लंदन ब्रिज में चल रहे थे उन सब की नज़रें अपने कदमों की तरफ था, ठीक है। Flowed up the hill and down King William Street. तो किंग विलियम स्ट्रीट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लंदन में है। To where Saint Mary would not keep the hours with a dead sound of the final stroke of 9. दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9 के बारे में बताया गया है उसका मतलब ये है, वही मोनोटोनस लाइफ के बारे में बताया जा रहा है जो पहले भी ऑथर बहुत बार बता चुके हैं कि कैसे मतलब 9 बजते ही जो लोग हैं वो अपना लाइफ जो है, जो हर दिन वो करते आए हैं, वो शुरू कर देते हैं। There I saw one I knew and stopped him, crying, Stetson, you who were with me in the ships at Miley. दोस्तों इस क्राउड में ऑथर जो है वो एक बंदे को पहचान लेते हैं, उनका नाम है स्टैटसन। बेसिकली स्टैटसन को कन्फ्रंट करते हैं और वो बताते हैं कि मतलब ये जो बंदा है वो उनके साथ प्यूनिक वॉर में लड़े थे एक साथ, ठीक है। He confronts a figure with whom he once fought in a battle that seems to conflate the clashes of World War I with the Punic Wars between Rome and Carthage. That copse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has the sudden frost disturbed its bed? दोस्तों यहाँ पे ऑथर जो हैं वो बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बेसिकली स्टैटसन को कि जो तुमने अपने गार्डन में एक कॉप्स को बोया था, क्या वो उगने लगा है, क्या वो इस साल ब्लूम करेगा? और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, क्या ठंड के ठंडाई के वजह से या फ्रॉस्ट के वजह से उसका जो ग्रोथ है वो रुक गया है। ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, दैट्स फ्रेंड टू मैन, और विद इट्स नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन। यहाँ पे जो ऑथर है वो स्टैटसन को बोल रहे हैं कि कुत्ते जो होते हैं वो इंसानों के दोस्त होते हैं और उनको दूर रखना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि नहीं तो वो गार्डन में जाके वापस अपने नेल से खुदाई करने लगेंगे। So the author T.S. Eliot finally ends the stanza and this part with a French line addressing his friend Stetson, and the episode concludes with a famous line from the preface of Baudelaire's Fleurs de Mal, an important collection of symbolist poetry accusing the reader of sharing in the poet's sin. So this is the video guys, hope you have got some insight regarding the first part of the video of the Wasteland, the Burial of the Dead by T.S. Eliot. In case if you have any other doubt regarding any particular line, do feel free to comment below. We'll definitely try to cover it up in any other video. And also we'll be coming up with the remaining 4 parts of the poem in 4 different videos.
Till then, God bless and thank you all.